हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द नर्स टोपिया। इस वीडियो में हम नॉर्सेट 6 यानी कि जो नॉर्सेट अप्रैल में निकला है 2024 में उसके क्वेश्चंस करेंगे। ये मुश्किल से बहुत मैंने क्वेश्चंस निकाले हैं और ये एक मेमोरी बेस्ड पेपर है जो हम करेंगे। जो बच्चे पेपर करके आए थे उन्होंने हमें ये सारे क्वेश्चंस बताए एंड वो सारे क्वेश्चंस कंपाइल करके मैंने ये वीडियो बनाई है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड एंड नॉर्सेट अप्रैल 2024 का पेपर हम चलिए सॉल्व करते हैं। आइए देखें क्वेश्चन 1 को। क्या क्वेश्चन 1 है हमारा? क्वेश्चन नंबर 1, नॉर्मल कंप्रेशन एंड वेंटिलेशन रेशियो 30:2, 15:2, 2:30, 15:1। ये तो हमें पता है सीपीआर का नॉर्मल रेशियो क्या होता है, 30:2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन टू यूज अ कार्डियोटोपोग्राफ इन द फीटल हार्ट रेट। ये देखिए, ये इमेज इसमें हमें शो हो रही है। ये इमेज आई थी एग्जाम में, एग्जैक्टली दिस इमेज। इसमें हमें बताना है कि क्या हो रहा है, अर्ली डिक्लेरेशन हो रहा है, लेट डिक्लेरेशन हो रहा है या वेरिएबल डिक्लेरेशन हो रहा है। तो इसमें हम देख सकते हैं बहुत इजीली कि इसमें हमारा लेट डिक्लेरेशन हो रहा है। इस क्वेश्चन का आंसर है लेट डिक्लेरेशन। आइए देखते हैं नेक्स्ट। कॉन्ट्राइंडिकेशंस ऑफ नेसोफैरिंजियल एयरवे। नेसोफैरिंजियल एयरवे जो होता है उसके कॉन्ट्राइंडिकेशंस क्या होते हैं? स्कल बेस फ्रैक्चर, सिडेट द पेशेंट या अनकॉन्शियस पेशेंट जो होता है। तो इसका आंसर है स्कल बेस फ्रैक्चर। अगर स्कल बेस फ्रैक्चर है किसी पेशेंट को तो हम उसको नेसोफैरिंजियल एयरवे नहीं प्रोवाइड करेंगे। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, कॉम्प्लिकेशन ऑफ हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन। अगर हमने किसी पेशेंट को हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन दे दिया, फ्लो बहुत ज्यादा दे दिया वेंटिलेशन का, तो उसको क्या होगा? एस्पिरेशन, न्यूमोथोरैक्स, डायफ्रामेटिक हर्निया और सीओपीडी। इसका आंसर है न्यूमोथोरैक्स, क्योंकि जो न्यूमोथोरैक्स होता है उसका मतलब क्या होता है? बेसिकली मैंने एक्सप्लेनेशन में दे रखा है, आप रीड कर सकते हैं। इट इज बेसिकली द कलेक्शन ऑफ एयर आउटसाइड द लंग विद इन द प्लूरल कैविटी। इसमें प्लूरल कैविटी में एयर कलेक्ट हो जाती है लंग के बाहर। डायफ्रामेटिक हर्निया भी है हमारा ऑप्शन में। ये बेसिकली एक कॉन्जेनाइटल कंडीशन है। हम हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन की बात कर रहे हैं। कॉन्जेनाइटल कंडीशन तो इसमें नहीं हो सकती जो बचपन से होगी ऑलरेडी पेशेंट को, क्योंकि ये ठीक है। तो डायफ्रामेटिक हर्निया भी हम एक्सक्लूड कर देंगे बिकॉज दिस इज द कॉन्जेनाइटल कंडीशन। एंड हम ये बात कर रहे हैं कि हाई फ्लो ऑफ वेंटिलेशन से क्या होगा पेशेंट को, ठीक है। सो इसका आंसर है न्यूमोथोरैक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये देखिए, वेंचुरी मास का क्वेश्चन है ये। इसमें आइडेंटिफाई द FiO2 रेट। हमें इस क्वेश्चन में FiO2 रेट बताना है। जो नीचे एक पिक्चर दिख रही है जिसमें रेड कलर का नॉब लगा हुआ है वेंचुरी मास में, ये आया था एग्जाम में। ये जो ऊपर ग्रीन कलर की पिक्चर है ये मैंने आपके रेफरेंस के लिए लगाई है। इसमें ऑप्शन ए है 40%, 30%, 60% एंड 25%। तो आप देख सकते हैं रेड मास जो होता है वो 40% वाला होता है। FiO2 रेट उसका 40% होता है एट 10 लीटर्स पर मिनट। कुछ लोग बोल रहे थे कि ऑरेंज आया था, कुछ लोग बोल रहे थे कि रेड आया था। कलर में भी आइडेंटिफाई करने में डिफिकल्ट हो गया था उन लोगों को। तो अगर ऑरेंज आया था तो द आंसर विल बी 31% एंड अगर वो रेड था तो द आंसर विल बी 40%। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, अ पेशेंट कैल्शियम लेवल इज 7 mg पर DL। हमें ECG चेंजेस को आइडेंटिफाई करना है। क्या होगा अगर कैल्शियम लेवल 7 है तो? ए, टी वेव इन्वर्जन, बी, QRS कॉम्प्लेक्स वाइडन हो जाएगा, सी, टी वेव प्रोमिनेंट हो जाएगा, डी, यू वेव पीक हो जाएगी एंड ई, प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल। ऑब्वियसली 4 ऑप्शन होते हैं बट कई बच्चे बता रहे थे ये भी आया था ये भी आया था। सो द आंसर इज प्रोलॉन्ग्ड QT इंटरवल। अगर कैल्शियम लेवल 7 mg पर DL हो जाएगा तो हमारा जो QT इंटरवल है वो प्रोलॉन्ग हो जाएगा। इसको जरूर याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन, आइडेंटिफाई एबीजी एनालिसिस। हमारा पीएच दे रखा है 7.25, पीसीओ2 दे रखा है 40, HCO3 दे रखा है 22, Na दे रखा है 150 एंड क्लोराइड दे रखा है 100। तो इसमें क्या होता है? मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा या रेस्पिरेटरी अल्कालोसिस होगा। इसमें हम रेस्पिरेटरी तो हटा ही देते हैं, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस और अल्कालोसिस तो नहीं हो सकता। मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा या मेटाबॉलिक अल्कालोसिस होगा। इसका आंसर है मेटाबॉलिक एसिडोसिस। क्यों? जब 7.4 से ज्यादा होता है तो अल्कलोसिस होता है और जब 7.4 से कम होता है हमारा पीएच तो एसिडोसिस होता है। यहाँ पे हमारा पीएच 7.25 है, 7.25 है, इसका मतलब 7.4 से कम है, इसलिए ये है हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, ड्यूरिंग सक्शन पेशेंट एक्सपीरियंसेस रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस, व्हाट विल बी द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन। सक्शन कर रहे हैं हम पेशेंट का, एकदम से रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस हो गया, एज अ नर्स आप क्या करेंगे? इमीडिएटली रिमूव कैथेटर,
B. Suction fastly in 5 seconds and then remove. C. Call senior nurse. D. Call doctor immediately. इसका आंसर है A. कुछ भी करने से पहले डॉक्टर को आप बाद में बुला लेना, और ऐसे भी नहीं करना कि चलो फटाफट सक्शन करके खत्म कर देते हैं फिर ठीक हो जाएगा, नहीं फिर कुछ कर लेंगे, नहीं, आपको सबसे पहले इमीडिएटली रिमूव करना है कैथेटर को और पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट करना है, यानी कि ऑक्सीजन देना है, ठीक है। इवन इंट्यूबेशन जब हम करते हैं पेशेंट को इंट्यूबेट करने से पहले पेशेंट को हाइपर वेंटिलेट किया जाता है ऑक्सीजन के साथ, ताकि पेशेंट ब्रेडिकार्डिया से सफर ना करे, सो दैट पेशेंट डज नॉट सफर फ्रॉम ब्रेडिकार्डिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, इन हाइपोनेट्रीमिया अर्लीस्ट सिम्टम इज, हाइपोनेट्रीमिया हो जाता है अगर, तो अर्लीस्ट सिम्टम हमारा क्या होता है, जब हमारा सोडियम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, फटीग, अटैक्सिया, थर्स्ट, वीकनेस, हंगर। इसका आंसर है थर्स्ट। आई एम श्योर आपको पता होगा, इट्स वेरी इजी। इसका एक्सप्लेनेशन है, अटैक्सिया जो होता है हमारा एक सेरिबेलर साइन होता है, ठीक है, तो अटैक्सिया तो हमारा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, ये एक लेट साइन है हाइपोनेट्रीमिया का। कई लोगों को लग रहा होगा अटैक्सिया है, कई लोगों को लग रहा होगा कि थर्स्ट है, तो अटैक्सिया क्यों नहीं है, इसका आंसर ये मैंने बता दी, क्योंकि अटैक्सिया इज अ सेरिबेलर साइन, ठीक है, ये ब्रेन का एक साइन होता है एंड इट इज अ लेट साइन। अगर लेट साइन पूछा होता क्वेश्चन में तो इसका आंसर अटैक्सिया हो सकता था, ठीक है। इसका आंसर हमारा है थर्स्ट। व्हाई? बिकॉज हाइपोनेट्रीमिया में क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस होता है। क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। व्हेन देयर इज इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस इन योर बॉडी यू विल फील थर्स्टी, आपको थर्स्ट फील होगी। तो हाइपोनेट्रीमिया अगर हो गया, सोडियम की मात्रा अगर हमारे शरीर में बहुत कम हो गई तो आपको क्या फील होगा, थर्स्ट फील होगी। तो द आंसर इज थर्स्ट। क्वेश्चन नंबर 10, हाइपोकैल्सीमिया अर्लीस्ट साइन। हाइपोकैल्सीमिया, कैल्शियम की कमी में अर्लीस्ट साइन आपको शरीर में क्या दिखेगा? ए ट्विचिंग, नेगेटिव शोस्टिक साइन, वीकनेस और डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस। इसका आंसर है हमारा ट्विचिंग। क्यों? इसका एक्सप्लेनेशन मैं बताती हूँ। देखिए, जो नेगेटिव शॉपस्टिक साइन है ये तो नहीं होता है, बिकॉज शॉपस्टिक साइन और ट्रोसियो साइन जो होता है वो पॉजिटिव होता है इन हाइपोकैल्सीमिया, सो दिस विल बी रूल्ड आउट, ठीक है। वीकनेस एंड डीप टेंडन रिफ्लेक्सेस भी वी विल रूल आउट एंड द आंसर इज ट्विचिंग। बेसिकली जब हाइपोकैल्सीमिया होता है तो मसल स्पैजम्स होते हैं, इसलिए हाइपोकैल्सीमिया में हमें ट्विचिंग ऑब्जर्व करने को मिलते हैं बिकॉज ऑफ मसल स्पैजम्स। क्वेश्चन नंबर 11, पेशेंट का बीपी दे रखा है 120/66, पल्स दे रखी है 88, SpO2 99, ओके, एंड RR दे रखा है, रेस्पिरेशन रेट 23। इसमें कौन से ट्राइज में कंसिडर करेंगे आप पेशेंट को, रेड, येलो, ग्रीन या ब्लैक? इसमें हम ग्रीन में कंसिडर करेंगे पेशेंट को, इमरजेंसी केयर की जरूरत नहीं है, पेशेंट के वाइटल्स जैसे कि हम देख सकते हैं विद इन द नॉर्मल रेंज हमें दिख रहे हैं, सो पेशेंट विल बी कंसिडर्ड इन ग्रीन कैटेगरी। Question number 12. Patient has temperature 104 degrees, BP 140/90 है, respiration rate 30 है, pain scale 5 है. What will be the priority nursing management? Temperature देखेंगे, BP देखेंगे, आप respiration ठीक करेंगे या pain scale ठीक करेंगे? सबसे पहले आप temperature ठीक करेंगे पेशेंट का, क्योंकि temperature जो है अगर ज्यादा हो जाता है तो बाकी vitals में भी changes आने लगते हैं, BP ज्यादा हो जाता है, pulse तेज हो जाती है, respiration rate हमारा ज्यादा हो जाता है, तो इसलिए when you will treat the temperature तो बाकी के vital signs भी back to normal आपके आ जाएंगी. So the priority nursing management will be temperature management. I hope you understood this question also. Question number 13. According to ABC, which of the following describes improper cardiac circulation? Improper cardiac circulation आपको इनमें से क्या describe करती है? Hypotension, diminished pulse, tachypnea या फिर increased capillary refill time? इंक्रीज कैपिलरी रिफिल टाइम मतलब ग्रेटर देन 3 सेकेंड्स। आप खुद भी देख सकते हैं अपना कैपिलरी रिफिल टाइम। आप अपने नेल पे ऐसे दबा के देखेंगे तो एकदम से जब आपका नेल वाइट हो जाता है, फिर एकदम से अगर ब्लड फ्लो आ जाता है, रेड दिखने लगता है आपका, अगर कैपिलरी रिफिल टाइम लेस देन 2 सेकेंड्स, अगर 2 सेकेंड से कम में आपका ब्लड वापस आ रहा है, वापस रेड दिख रहा है आपको, तो आपका कैपिलरी रिफिल टाइम इज नॉर्मल। अगर आपका 2 सेकंड से कम में है, बट अगर 3 सेकंड से भी ज्यादा लग रहे हैं आपके नेल को पिंक होने में, तो द कैपिलरी रिफिल टाइम इज इंक्रीज्ड मोर देन 3 सेकंड्स। इसका आंसर होगा इंक्रीज कैपिलरी रिफिल टाइम। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि जब इम्प्रॉपर रिड्यूस्ड कैपिलरी रिफिल टाइम होता है, इसका ये मतलब होता है कि आपकी बॉडी में इम्प्रॉपर कार्डियक फंक्शन है, आपका प्रॉपरली सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। आपके हार्ट का फंक्शन होता है सर्कुलेशन, ठीक है। तो अगर आपका रिड्यूस्ड कैपिलरी रिफिल टाइम है, इट मींस योर इम्प्रॉपर कार्डियक फंक्शन इज देयर एंड योर हार्ट इज नॉट फंक्शनिंग प्रॉपरली, द सर्कुलेशन इज नॉट प्रॉपर। Question number 14. During IV, which drug causes extravasation and damages the site? IV के टाइम पे इनमें से कौन से ड्रग से साइट डैमेज हो जाती है आपके IV की और एक्स्ट्रावेसेशन होती है?
पहला डायजेपाम, दूसरा एपिनेफ्रिन, तीसरा फेनाइटोइन। इसका आंसर है फेनाइटोइन। बेसिकली केसीएल और फेनाइटोइन ऐसे ड्रग्स हैं जो दोनों आईवी साइट डैमेज कॉज करते हैं, थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज करते हैं। थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस मींस जो वेन की जो साइट होती है, आईवी साइट होती है, उसमें थ्रोम्बोसिस हो जाता है, यानी कि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमें कैनुला रीसाइट करना पड़ता है एंड थ्रोम्बोफोब वगैरह मेडिकेशन हम लगाते हैं। ठीक है, सो फेनाइटोइन और केसीएल, these are the two drugs mainly जो कि extravasation करते हैं और डैमेज करते हैं हमारे आईवी साइट को एंड थ्रोम्बोफ्लेबाइटिस कॉज करते हैं। सो द आंसर इज ऑप्शन सी, फेनाइटोइन। क्वेश्चन नंबर 15, ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर इज डन विद। जो ट्रांसल्यूमिनेशन प्रोसीजर है वो हम करते हैं एंजियोग्राफी से। इसका आंसर वेनिपंचर भी नहीं होगा, ब्लड कल्चर भी नहीं होगा, बोन मैरो भी नहीं होगा। ट्रांसल्यूमिनेशन एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें लाइट डाली जाती है आपके ऑर्गन्स में ताकि अच्छे से वो दिख सके। ल्यूमिनेशन, ल्यूमिनेट किया जाता है, तो इसलिए इसका आंसर होगा एंजियोग्राफी, बिकॉज एंजियोग्राफी एक ऐसा टेस्ट है जिसमें ग्राफिकली, ग्राफी मीन्स टेस्ट, ग्राफी मीन्स चेक करना। ठीक है, तो एंजियोग्राफी में हम ट्रांसल्यूमिनेशन करते हैं ताकि हम प्रॉपरली विजुअलाइज कर पाए अंदर की अबनॉर्मेलिटीज को, ट्यूमर्स को, प्रॉब्लम्स को। क्वेश्चन नंबर 16, बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग फॉर अ 1 year old चाइल्ड। ठीक है, 1 year old चाइल्ड के लिए बेस्ट कॉम्प्लीमेंट्री फीडिंग क्या होगी? मैश्ड बनाना, दाल वाटर देंगे, फ्रूट जूस देंगे या बॉइल्ड सॉफ्ट कैरेट देंगे। जो वीनिंग होती है, यानी कि बच्चे को हम अपार्ट फ्रॉम मिल्क हम खाना कब देना स्टार्ट करते हैं? इट्स 6 मंथ। 6 मंथ्स पे आप थोड़ा थोड़ा उसको सेमी सॉलिड फ्लूइड स्टार्ट कर सकते हैं, देन आफ्टर अ व्हाइल यू कैन स्टार्ट सॉलिड फूड। सो इसका आंसर है दाल वाटर, बिकॉज प्रोटीन की रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा हाई होती है बेबीज में, इन्फेंट्स में। सो यू विल गिव दाल वाटर। बॉइल्ड सॉफ्ट कैरेट नहीं, फ्रूट जूस भी हम नहीं देते हैं, एंड मैश्ड बनाना भी नहीं। दाल वाटर जो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन में होता है, यही एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत ज्यादा हाई प्रोटीन में है, सो वी विल गिव दाल वाटर। क्वेश्चन नंबर 17, चाइल्ड इज हीमोडायनेमिकली स्टेबल विद सीपैप, व्हिच फीडिंग विल बी गिवन। जो हमारा चाइल्ड है वो हीमोडायनेमिकली स्टेबल है और वो सीपैप पे है, उसको हम कौन सी फीडिंग देंगे? आईवी फ्लूइड देंगे, ब्रेस्ट फीडिंग देंगे, एनजी फीडिंग देंगे या फिर कप फीडिंग देंगे? इसका आंसर है ब्रेस्ट फीडिंग। क्यों? क्योंकि चाइल्ड हमारा हीमोडायनेमिकली स्टेबल है, उसको हमें आईवी फीड देने की जरूरत नहीं है और एनजी फीड भी देने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो स्टेबल है। अगर कुछ ऐसी स्पेशल रिक्वायरमेंट होती कि वो नहीं इंजेस्ट कर सकता है मुंह से कुछ, तो हम बोलते कि हम एनजी फीडिंग देंगे। कप फीडिंग भी देने की कोई जरूरत नहीं है, ब्रेस्ट फीडिंग से अच्छा, वी नो देयर इज नथिंग बेटर देन मदर्स मिल्क, सो वी विल गिव ब्रेस्ट फीडिंग। कप फीडिंग इज नॉट नेसेसरी एंड ब्रेस्ट फीडिंग इज ऑल्सो गुड फॉर द डेवलपमेंट। उनमें ऐसी एंटीबॉडीज होती है ना, जिनकी वजह से बच्चे को अच्छा इफेक्ट आता है। So breastfeeding we will give, it is good for the development of the child, and IV fluid is not required because the child is hemodynamically stable. NG tube and cup feeding is also not necessary because cup feeding उन बच्चों के लिए होती है जो बच्चे सक नहीं कर पाते हैं ब्रेस्ट पे, उन बच्चों को हम कप फीडिंग देते हैं। So cup feeding will also not be given because question में ऐसा कुछ मेंशन नहीं है कि the baby cannot suck, तो हम breast feeding देंगे। Question number 18. In 4 mm ET tube, what suction catheter size is used? हम 4 mm की ET ट्यूब में कौन से सक्शन कैथेटर का साइज यूज करेंगे? इसका आंसर है ए, फ्रेंच FR, 10 फ्रेंच FR। क्योंकि जब आपको कैलकुलेट करना हो फ्रेंच में साइज को, फ्रेंच FR में साइज को, तो आप मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको 2.5 से। आपने 4 mm को 2.5 से मल्टीप्लाई कर दिया तो आपका एग्जैक्टली आंसर आएगा 10 फ्रेंच FR। So the answer is 10 French FR. By multiplying 4 mm ET tube into 2.5, तो आपका आंसर आ जाएगा 10 French FR। हमेशा याद रखिए, अगर आपको French FR में ET tube का साइज निकालना है तो you will multiply it by 2.5. Next, question number 19. WHO declared COVID-19 a public health emergency on. WHO ने COVID-19 को public health emergency कब declare करा? 13/1/2020, 30/1/2020 या 31/1/2020? तो आंसर इज 30 जनवरी, 31/2020। सो आप याद रखिएगा ये भी। क्वेश्चन नंबर 19, QRS कॉम्प्लेक्स टाइमिंग इज। QRS कॉम्प्लेक्स टाइमिंग क्या होती है? आंसर इसका है E, 0.08 सेकेंड। ऑप्शंस गो थ्रू कर लेते हैं एक बार, सॉरी। A है 0.8, 0.12, 0.16, 0.4 and 0.08. The answer is 0.08 because जो हमारा QRS कॉम्प्लेक्स टाइमिंग होती है, इट इज यूजुअली फ्रॉम 0.08 to 0.12। अगर 0.08 E, ऑप्शन E नहीं दिया होता तो हम 0.12 चूज करते, बट दे रखा है तो वी विल चूज 0.08। जो नॉर्मल ड्यूरेशन होती है, इंटरवल होता है QRS कॉम्प्लेक्स का, इट इज बिटवीन 0.08 एंड 0.10 या 0.12 सेकेंड्स। ठीक है, सो द आंसर इज 0.08।
क्वेश्चन नंबर 20, ड्रग कैलकुलेशन करनी है हमें 50 ml इन 15 मिनट्स। करेक्ट फ्लो रेट क्या होगा अगर हमें 50 ml देना है आपको 15 मिनट में। इसका आंसर है हमारा 200 ml पर आवर। ऑब्वियसली आपको 50 ml देना है इन 15 मिनट्स। ऑब्वियसली अगर आपको 50 ml 15 मिनट में देना है तो पर आवर के हिसाब से हम कैलकुलेट करते हैं फ्लो रेट। तो आप एक घंटे में कितना देंगे? 50 इंटू 4 विच विल बी 200, राइट? क्योंकि हम 60 मिनट्स के लिए कैलकुलेट कर रहे हैं। 15 इंटू 4 विल बी 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 21, desired dose 200 mg BD, available dose is 0.1 gram, correct dose is 1 dose। अवेलेबल डोज है 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम को अगर आप डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 1000 से, तो आपका mg में आ जाएगा। हम mg में कैलकुलेट कर रहे हैं। डिजायर्ड डोज है 200 mg और अवेलेबल डोज है 0.1 ग्राम। 0.1 ग्राम को चलिए mg में कन्वर्ट करते हैं तो इसका आंसर आएगा आपका 100 mg। अवेलेबल डोज 100 mg मतलब कि आपके पास एक टैबलेट है 100 mg की, आपको 200 mg देना है, तो आपको कितना देना पड़ेगा? आपको 2 टैबलेट देनी पड़ेगी। आई होप आप समझ गए हो। 2 टैबलेट्स। क्वेश्चन नंबर 22, मॉर्फिन है आपके पास 0.1 mg जो कि आप डिजायर करते हैं पेशेंट को देना है। मॉर्फिन 0.4 mg डिजायर्ड एंड अवेलेबल डोज है आपका 1 mg पर 1 ml। आप कितना देंगे पेशेंट को? ऑब्वियसली 1 mg पर बाय 1 ml देना है, तो 0.4 डिवाइडेड बाय 1 mg इंटू 1 ml, तो आंसर क्या आएगा? 0.4। Question number 23. Asthma patient came to emergency department with complaints of wheezing and chest pain. How much oxygen will be given? Patient आया है emergency department में wheezing और chest pain की complaint लेके। अब कितने O2 से उसको start करेंगे? 2 लीटर, 5 लीटर, 10 लीटर, 15 लीटर। बेसिकली अगर पेशेंट थोड़ी सी वीजिंग और चेस्ट पेन के साथ आया है तो आप 2 लीटर से उसको आप ऑक्सीजन दे दीजिए। 2 लीटर इज इनफ फॉर ऑक्सीजन एडमिनिस्ट्रेशन। देन आगे जाके अगर उसकी और ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी तो हम ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ा देंगे आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर, आफ्टर कंसल्टिंग द डॉक्टर इंचार्ज, द फिजिशियन इंचार्ज। ठीक है, अगर हम पहले ही 15 लीटर दे देंगे द पेशेंट विल बी हाइपर वेंटिलेटेड, जो हमें नहीं करना है। सो हम इन मॉडरेशन देंगे उसको ऑक्सीजन विच विल बी 2 लीटर्स। 2 लीटर्स इज द स्टार्टिंग जिससे आपको पेशेंट को ऑक्सीजन देनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 24, एपिकल पल्स हमारी 80 है, रेडियल पल्स 65। पल्स डेफिसिट आपको आइडेंटिफाई करना है। पल्स डेफिसिट कैसे निकलता है आपका? आप एपिकल पल्स से रेडियल पल्स को माइनस कर दीजिए तो आपका पल्स डेफिसिट आ जाएगा। आप 80 माइनस 65 कर दीजिए तो आपका आ जाएगा आंसर 15। ऑप्शन में 15 है क्या? हाँ है। 10, 15, 25, 30। ऑप्शन नंबर बी आपका आंसर है 15। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Question number 25. Newborn in 1 minute Apgar score 7. Nurse found baby's mouth corners stained with secretion of meconium. What will be the priority nursing action? Newborn का 1 मिनट का Apgar score है 7। नर्स को मिला कि बेबी के माउथ के कॉर्नर पे सिक्रीशन है थोड़ा सा मेकोनियम का, तो प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन क्या होगा? ए, प्रिपेयर फॉर रिससिटेशन, बी, इन्फॉर्म द फिजिशियन, सी, परफॉर्म सक्शन ऑफ माउथ एंड नोज एंड डी, परफॉर्म रूटीन केयर। रिससिटेशन करने की तो जरूरत नहीं है क्योंकि रिससिटेशन हम तब करते हैं जब 0 to 3 हो उसको। इन्फॉर्म द फिजिशियन भी करने की जरूरत नहीं है बिकॉज इट इज नॉट एन इमरजेंसी एंड 0 to 3 होगा अगर उसको तब हम फिजिशियन को इन्फॉर्म करेंगे। C, perform suction and of mouth and nose. Yes, we will perform suction of mouth and nose ताकि मुंह में जो उसके जितना भी मेकोनियम है it is suctioned out। जो भी उसके माउथ में और नोज में मेकोनियम सिक्रीशंस है we can suction it out। डी है परफॉर्म रूटीन केयर। रूटीन केयर हम नहीं करेंगे बिकॉज 8 to 10 अगर स्कोर हो तब हम रूटीन केयर करते हैं, बट हमारा एपगार स्कोर क्या है? हमारा एपगार स्कोर है 7, सो वी विल नॉट डू रूटीन केयर, वी विल डू सक्शन फ्रॉम माउथ एंड नोज। आई होप दिस इज क्लियर। क्वेश्चन नंबर 26, फंक्शन ऑफ जिंक इन डायरिया। जिंक का फंक्शन क्या होता है डायरिया में? इंक्रीजेस एपेटाइट, प्रिवेंट्स ड्यूरेशन, मेंटेन्स डिहाइड्रेशन एंड प्रिवेंट्स abdominal cramps। इसका आंसर है सी, मेंटेन्स डिहाइड्रेशन। अगर जिंक दोगे आप डायरिया में तो डिहाइड्रेशन आपका मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि आपको डायरिया में ऑब्वियसली आपका बॉडी लॉस हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है बॉडी से, तो आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस हो रहा है, आपकी बॉडी डिहाइड्रेशन में जा रही है, तो जिंक दिया जाता है ताकि जो आपकी डिहाइड्रेशन है वो प्रॉपरली मेंटेन रहे, बॉडी ज्यादा डिहाइड्रेटेड ना हो, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस थोड़ा ठीक रहे। Question number 27. Diarrhea child with sunken eye, eagerly thirsty. When provided milk, baby eagerly drank it. Which baby has which type of dehydration? Mild, moderate, severe या normal?
इसका आंसर है बी, मॉडरेट। क्यों? क्योंकि जब सीवियर डिहाइड्रेशन होती है तो बेबी विल स्टॉप कंज्यूमिंग द मिल्क। बेबी पूरी तरीके से दूध पीना छोड़ देता है, पानी पीना, कुछ भी लेना छोड़ देता है, ठीक है। और मॉडरेट डिहाइड्रेशन में जो होता है बेबी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है फ्लूइड को। तो आप समझ गए, अगर बहुत ही ज्यादा सीवियर डिहाइड्रेशन होगी तो बेबी कुछ पिएगा ही नहीं, कुछ खाएगा ही नहीं, बस ऐसे ही पड़ा रहेगा। बट अगर मॉडरेट अमाउंट में डिहाइड्रेशन है तो बेबी बहुत ज्यादा ज्यादा पानी पीने की कोशिश करेगा, बहुत ईगरली, उसको प्यास लग रही होगी, बहुत थर्स्टी होगा, वो ईगरली मिल्क को कंज्यूम करेगा। Question number 28. According to WHO in labor and guidebook, what is the management of second stage of labor? इसके ऑप्शंस हमें मिले नहीं है, so the answer is pushing with Valsalva maneuver. Valsalva maneuver बेसिकली होता है जब आप पुश करते हैं, कॉन्ट्रैक्शंस हो रहे होते हैं लेबर में, तब भी यूज करते हैं। दिस इज बेसिकली Valsalva maneuver when you provide a push, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड वैल्सबा मैन्यूवर। तो लेबर और गाइड बुक में सेकंड स्टेज ऑफ लेबर में आप क्या करते हैं? बेसिकली आपको एक्सपेल आउट करना है फीटस को, राइट? सो यू विल पुश विद वैल्सबा मैन्यूवर। Question number 29. A patient is hyperventilated and CO2 level is below range. What will be the priority? Patient hyperventilate हो चुका है और जो CO2 level है वो बहुत ज्यादा कम है, आप क्या करेंगे? Paper bag breath, give O2 directly या फिर inform doctor? You will give paper bag breath in this. आप paper bag breath देंगे तो जो CO2 है वो वापस ऊपर आने लग जाएगा, ठीक है। Question number 30. Find the ECG. आर्टियल फ्लटर है, एट्रियल फिब्रिलेशन है, साइनस टेकिकार्डिया है या फिर वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया है, हमें इसमें पता लगाना है। इसका आंसर है इसमें एट्रियल फिब्रिलेशन। चलिए पहले इस पिक्चर को देख लेते हैं। लेफ्ट साइड में आप ये जो पिक्चर देख रहे हैं, ये पिक्चर है जो एग्जाम में प्रोवाइड करी गई थी। एंड ये क्या है, इसमें आप क्या देख सकते हैं? चलिए पहले बाकी ऑप्शंस देखते हैं कि क्या क्या होता है। वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, जो डी ऑप्शन है, वेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया में इस तरीके की, ऐसे ऐसे तरीके की होती है आपकी ईसीजी। देन एट्रियल फ्लटर में आपका थोड़ा इस तरीके का होता है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स। फिर उसके बाद साइनस टेकिकार्डिया में कुछ इस तरीके का होता है, स्पाइक्स होती है। तो इसका आंसर है एट्रियल फिब्रिलेशन, क्योंकि एट्रियल फिब्रिलेशन में क्या होता है, पी वेव एब्सेंट होती है। एंड आप इस पिक्चर में देख सकते हैं जो आपके एग्जाम में मिली थी, इसमें पी वेव एब्सेंट है। सो इन एट्रियल फिब्रिलेशन P wave is absent, and in this picture also P wave is absent. So the answer is B, atrial fibrillation. Question number 31. Which position is given in lumbar puncture? A, left lateral, B, right lateral, C, Fowler's, D, prone. आप लंबर पंचर में कौन सी पोजीशन देंगे? आप लेफ्ट लैटरल पोजीशन देंगे अपने लंबर पंचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 32. कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ नेजल इंट्यूबेशन। नेजल इंट्यूबेशन हम कब नहीं करते हैं? कोएगुलोपैथी, मैक्सिलोफेशियल ट्रॉमा, सीएसएफ लीक या फिर बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। इसका आंसर है बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। आप बेसिलर स्कल फ्रैक्चर में नेजल इंट्यूबेशन नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर 33. आइडेंटिफाई द इंस्ट्रूमेंट। ये पिक्चर है जो दे रखी है, इसमें हमें इंस्ट्रूमेंट आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये क्या है। द आंसर इज एलिस फोर्सेप्स। ये जो है पिक्चर में, दिस इज एलिस फोर्सेप्स। लेट्स मूव ऑन। नेक्स्ट क्वेश्चन. मैक्सिमम भारत रत्न अवार्ड इज गिवन इन विच ईयर? भारत रत्न अवार्ड सबसे ज्यादा कौन से साल में दिए गए थे? 1999, 2024, 1989 and 2022. The answer is 2024. भारत रत्न अवार्ड सबसे ज्यादा 2024 में दिए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन. आइडेंटिफाई ओडीडी फ्रॉम क्रीम, बटर, घी, ऑयल। इसमें आपको ऑड वन आउट बताना है, बेसिकली क्रीम, बटर, घी या ऑयल। तो क्रीम, बटर, घी, ऑयल में से सबसे ज्यादा ऑड वन आउट होता है हमारा ऑयल, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन. हाउ टू मेजर कोर बॉडी टेम्परेचर एक्सेप्ट ओरल, रेक्टल, टेम्पोररी आर्टरी एंड यूरिनरी आर्टरी? तो ओरल हम लेते हैं टेम्परेचर, रेक्टल भी लेते हैं, टेम्पोरल आर्टरी से भी हम लेते हैं प्रेशर, पर यूरिनरी ब्लैडर से हमने कभी कोई केस नहीं सुना कि हम टेम्परेचर ले रही हूँ। सो द आंसर इज यूरिनरी ब्लैडर। वी डू नॉट measure our core body temperature with urinary bladder. Next question. In 35 age female, USG 2 mm mass shown and CA 125 reactive. What is the diagnosis? Ovarian cancer, cervical cancer and mucosal cancer. आप देख सकते हैं 35 एज की फीमेल है, उसका यूएसजी में 2 mm मास दिखा है और CA 125 रिएक्टिव है। हमारा CA 125 रिएक्टिव कब आता है? जब हमारा ओवेरियन कैंसर रिलेटेड ट्यूमर हो। तो द आंसर इज ओवेरियन कैंसर। Next question. At 32 week pregnancy, mother has abdominal pain, tenderness and fetal distress. What is the diagnosis? Abruptio placenta, placenta previa या फिर uterine abruption.
द आंसर इज अब्रप्शो प्लेसेंटा। इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि पेशेंट्स विद प्लेसेंटा अब्रप्शन फेस पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस एंड ब्लीडिंग, व्हाइल दोज विद प्लेसेंटा प्रीविया सेंस पेनलेस ब्लीडिंग। जो प्लेसेंटा अब्रप्शन होता है उसमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है, बट जो प्लेसेंटा प्रीविया होता है उसमें पेनलेस ब्लीडिंग होती है। हमारे पेशेंट को जो है अब्डोमिनल पेन हो रहा है, तो इसलिए द आंसर विल बी अब्रप्शो प्लेसेंटा, क्योंकि इसमें पेनफुल ब्लीडिंग होती है। Question number 40. A 5-year baby drank kerosene accidentally. What will be the priority management? Gastric lavage, milk and water offering, induced vomiting या फिर activated charcoal? The answer is milk and water offering, because जो बाकी के सारे जो options हैं they are contraindicated. Gastric lavage नहीं करेंगे क्योंकि इससे क्या होता है, vomiting हो सकती है और vomiting की वजह से aspiration हो सकती है, बेबी को aspirate कर सकता है बच्चा, ठीक है, and he can choke to death. So we will offer milk and water. अगर इसमें हमारा ऑप्शन होता है एनपीओ तो हम एनपीओ रखते बेबी को, बट सिंस ऑप्शन नहीं है, द बेस्ट ऑप्शन हियर इज मिल्क एंड वाटर ऑफरिंग। Question number 41. How to tie the ET tube to adult patient to prevent bed sore? Cheek to cheek, on the ear, cheek to cheek, over the ear, cheek to cheek, above the ear, cheek to cheek, over the neck. The answer is cheek to cheek, above the ear. On the ear कान के ऊपर से नहीं लेकर के जाएंगे आप, over the ear भी नहीं लेके जाएंगे, above the ear लेके जाएंगे, over the neck भी नहीं लेके जाएंगे, बट हम इसको above the ear लेके जाएंगे। The answer is cheek to cheek, above the ear. ET tube को आप cheek to cheek, above the ear tie करेंगे to prevent bed sore. Danger sign of sick baby according to IMNCI. Persistent vomiting, sole and palm are yellow in color, fever and poor feeding. Danger sign कब होता है आपका बेबी का? जब वो एकदम ही खाना पीना छोड़ दे. It means the baby is in danger sign according to IMNCI. So the answer is D, poor feeding. Question 43. A patient in ward suddenly cardiac arrest for intubation. Which method will be used? Jaw thrust, head tilt, chin lift and Valsalva maneuver. देखो Valsalva maneuver में तो पुश करते हैं, अभी हमने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा। इसमें हम हेड टिल्ट चिन लिफ्ट करेंगे। जब भी इमरजेंसी में या फिर वार्ड में पेशेंट आता है, उसको सडन कार्डियक अरेस्ट होता है, तो हम हमेशा हेड टिल्ट चिन लिफ्ट मैन्युवर करते हैं। A child is on chemotherapy. The nurse should teach the mother to follow these: hand washing, avoid crowded place, brush 2 times and sits bath. Sits bath तो क्यों ही देंगे हम? ब्रश 2 times तो हम नॉर्मली हर किसी को बोलते हैं, यू ब्रश एक बार सुबह एंड एक बार रात को। एंड अवॉइड क्राउडेड प्लेस तो करना ही चाहिए। जो बेस्ट चीज है लेकिन जो हमें कीमोथेरेपी के चाइल्ड की मदर को बताएंगे, दैट इज यू शुड वॉश हैंड्स, ताकि बच्चे को इन्फेक्शन ना हो, कम से कम हो। Question 45. Furosemide injection is administered to a patient for which action? Furosemide हम क्यों देते हैं? Loop diuretic effect to prevent excessive fluid volume, acts as an ACE inhibitor, prevents gastric movement. इसका आंसर है A. A loop diuretic to prevent excessive fluid volume. जो हमारा furosemide होता है बेसिकली एक loop diuretic होता है, तो आप याद रखिएगा furosemide होता क्या है? It is a loop diuretic to prevent excessive fluid volume. Excessive fluid volume बॉडी में होने से रोकता है ये। An RTA patient came in emergency. By which method will oxygen will be administered? एक RTA रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट का पेशेंट आया इमरजेंसी में, आप उसको कौन से मास्क से ऑक्सीजन देंगे? आप इसको सिंपल मास्क से ऑक्सीजन देंगे, ठीक है। सिंपल मास्क, रीब्रीदर, नेजल कैनुला, नॉन रीब्रीदर, हम आप उसको सिंपल मास्क से ऑक्सीजन प्रोवाइड करेंगे। So the answer is A. In 20% burn patient, how to check fluid volume? वेट, स्किन इंटेग्रिटी, स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट। देखिए वेट तो आप नहीं देखेंगे, स्किन इंटेग्रिटी खराब होती है बर्न पेशेंट में, बट आप इससे फ्लूइड वॉल्यूम नहीं चेक कर सकते। आपको फ्लूइड वॉल्यूम चेक करना है बर्न पेशेंट में, तो आप स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट देखोगे। स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इन बर्न पेशेंट्स। आप ऑलवेज इनटेक आउटपुट चेक करेंगे बर्न पेशेंट्स में, तो इसका आंसर है स्ट्रिक्ट इनटेक आउटपुट। एंटोनिम्स ऑफ मोनार्की। ऑप्शन ए डेमोक्रेसी, ऑप्शन बी पायरेसी एंड बाकी ऑप्शंस हमें मिले नहीं है, तो इन्हीं से हम देखते हैं, बट आंसर हमें पता है, आंसर इज डेमोक्रेसी। मोनार्की का एंटोनिम होता है डेमोक्रेसी। ग्रुप ऑफ क्रो इज नोन एज मर्डर फ्लंक हर्ड। आंसर इज मर्डर। ग्रुप ऑफ क्रोज जो होते हैं उनको हम बोलते हैं मर्डर। हाइपोकैलीमिया इज सीन इन। हाइपोकैलीमिया पोटेशियम की कमी कब हो जाती है? बर्न, इंक्रीज यूरिक एसिड, एडिसन डिजीज, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। द आंसर इज डी, नेजोगैस्ट्रिक सक्शन। जब भी आप नेजोगैस्ट्रिक सक्शन करते हैं तो हाइपोकैलीमिया उन पेशेंट्स में देखने को आपको मिल सकता है।
Which behavior therapy should be given to patient suffering from leg pain and stiffness? पेशेंट को लेग पेन और स्टिफनेस हो रहा है, आप उसको कौन सी बिहेवियर थेरेपी देंगे? हिप्नोसिस, रिलैक्सेशन, मेडिटेशन. देखिए, आप हिप्नोसिस नहीं देंगे, मेडिटेशन करने को नहीं बोलेंगे पेशेंट को. यू विल आस्क द पेशेंट टू रिलैक्स. आप उसको रिलैक्सेशन प्रोवाइड करेंगे. अगर उसको लेग में पेन और स्टिफनेस हो रही है, यू विल प्रोवाइड द पेशेंट विद रिलैक्सेशन थेरेपीज. After blood transfusion, sign and symptom of circulatory overload, tachycardia, hypotension, jugular vein distension, bradycardia, hypertension, fever. इसका आंसर है A, tachycardia, hypotension and jugular vein distension, because jugular vein distension हमारा blood transfusion के बाद तब होता है जब हमारा circulatory overload हो जाता है. तो अगर आपको आंसर में jugular vein distension दिख जाए तो उसको टिक कर देना है. A nurse using DPT vaccine and found that vial has granules. What will be the nursing action? Discard, shake vigorously, check after 15 minutes. एक नर्स को एक DPT वैक्सीन की वायल में ग्रैन्यूल्स दिखे, क्रिस्टल्स दिखे, तो वो क्या करेगी? डिस्कार्ड. डिस्कार्ड कर देना है हमेशा. इसका आंसर है ए, डिस्कार्ड. अगर आपको मेडिसिन की वायल में कभी भी कुछ अजीब दिख रहा है, कुछ क्रिस्टल्स दिख रहे हैं, कुछ ग्रैन्यूल्स दिख रहे हैं, कुछ भी अजीब सा दिख रहा है, कलर अजीब सा दिख रहा है, तो यू विल इमीडिएटली डिस्कार्ड इट. सो द आंसर इज ए, डिस्कार्ड. Question number 54. Patient admitted in hospital and suffering from pain and stiffness and fever from 3 days. He is confirmed with HAI. When should the nurse tell the patient about HAI? HAI होता क्या है? Basically, HAI is hospital acquired infection. आइए हम options देखते हैं. On admission, after 1 day, after 2 days, after discharge. आप पेशेंट को कब बताएंगे कि पेशेंट को HAI है? 2 दिन के बाद, क्योंकि जो HAI होता है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन होता है, आपको विद इन 2 डेज होता है. आपको 2 दिन से पहले आपको हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन नहीं है. आप कब कॉन्ट्रैक्ट करोगे इन्फेक्शन? जब आपको 2 दिन हॉस्पिटल में हो जाएंगे. तो आप 2 दिन के बाद पेशेंट को बता सकते हैं कि आपको HAI यानी कि हॉस्पिटल एक्वायर्ड इन्फेक्शन हुआ है, यानी कि हॉस्पिटल से आपको इन्फेक्शन हुआ है. सो द आंसर इज आफ्टर 2 डेज. फर्स्ट इंडियन हु बीट कंप्यूटर. फर्स्ट इंडियन जिसने कंप्यूटर को बीट करा, शकुंतला देवी, सीवी रमन एंड रामानुज. आंसर इज ए, शकुंतला देवी. A female came in the hospital with breast nodule of 2 centimeter, freely movable and palpable, no nipple discharge. What is the diagnostic test for this condition? FNAC, core needle biopsy, breast USG, mammography. नहीं, इन सब में से हम मैमोग्राफी करेंगे. फीमेल हॉस्पिटल में आई है, उसका ब्रेस्ट नोड्यूल है 2 सेंटीमीटर का, फ्रीली मूव कर रहा है, पैल्पेबल है, आप उसको फील कर सकते हैं, कोई निप्पल डिस्चार्ज नहीं है, इसके लिए आप मैमोग्राफी कर सकते हैं. इट कैन बी फाइब्रोएडेनोमा. ज्यादातर 20 एज की फीमेल्स में फाइब्रोएडेनोमा होता है. एंड दिस क्वेश्चन कैन ऑल्सो कम. सो आप इसमें मैमोग्राफी करेंगे. मैमोग्राफी बेसिकली एक इमेजिंग टेस्ट है जो कि ब्रेस्ट के लिए किया जाता है, ब्रेस्ट का टेस्ट के लिए. A patient in post-surgical ward had a right side mastectomy. Which should be priority care of patient? Take BP from right side, take BP from left side, attach pulse oximetry on right side, attach pulse oximetry on left side. जिस साइड पे mastectomy यानी कि removal of breast हुआ है, उस तरफ से आप कभी भी BP नहीं लेंगे. So the answer is take BP from left side, क्योंकि patient की right side की mastectomy हुई है. I hope आपको समझ में आ गया होगा. Next question. Amla topical agent. Amla topical anesthetic agent should be applied how long before the procedure? 10 minutes, 30 minutes, 60 minutes, immediately before the procedure. जो एमला होता है बेसिकली टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट होता है. आप उसको स्किन पे टॉपिकली लगाते हैं और एनेस्थेटिक इफेक्ट कॉज करता है. वो तो सर्जरी या फिर प्रोसीजर से पहले आप कब लगाएंगे एमला टॉपिकल एनेस्थेटिक एजेंट? तो 1 घंटे पहले आप एमला टॉपिकल एजेंट लगाएंगे. दैट इज 60 minutes. द आंसर इज सी, 60 minutes. थैंक यू सो मच. फाइनली हमने नॉर्सेट 6 अप्रैल में जो हुआ था उसके हमने क्वेश्चंस कंप्लीट कर लिए हैं सारे. एंड सारे तो नहीं करे बट मोस्टली हमने कवर कर लिए हैं. एंड इन फर्दर वीडियोस अगर आप चाहते हैं कि मैं बाकी के क्वेश्चंस भी करूं जितने आए थे, तो आई विल मेक श्योर कि मैं वो वीडियो भी डालूं. तो आप प्लीज कमेंट्स में मुझे सजेशंस दीजिए कि आप क्या चाहते हैं मैं नेक्स्ट वीडियो किस चीज के बारे में बनाऊं. एंड अगर आपके कोई भी सजेशंस है तो प्लीज लेट मी नो. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो. आई होप आपको मेरे सारे एक्सप्लेनेशन और क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे. And thank you very much. Don't forget to like, share and subscribe my YouTube channel, The Nurse Studio. Thank you.